8. मुझे अचानक अपने बाप की आवाज आई। पार्थिव, आ गए तुम? बाय डॉग की कसम, एक बार तो ऐसी फटी कि जैसे अंधेरी रात में कब्रिस्तान से पायल की आवाज सुन ली हो। फिर तुरंत समझ आया कि मेरे पूज्य पिताजी आयरन मैन की तरह कोई हाईटेक डिवाइस में रिकॉर्डेड वीडियो छोड़कर गए थे। पार्थिव, सुन नहीं पा रहे हो? मैं बेवकूफ़ों की तरह 2 मिनट तक इधर उधर देखता रहा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, स्पीकर कहाँ फिट था। फिर मुझे एक साथ 2 स्पीकर्स दिखाई दिए। एक स्पीकर पंखे के सेंटर में लगा था और दूसरा स्पीकर वो रेडियो था जो कभी यूज़ नहीं होता था, पर मेरे बाप ने रूम से कभी हटाने भी नहीं दिया था। पार्थिव, आ गए तुम? सुन नहीं पा रहे हो? सुन पा रहा हूँ पर समझ नहीं पा रहा। मेरे बोलने की देर थी कि कार की चाबी जैसी शेप वाले डिवाइस ने 2 बार बीप किया। उसमें 3 बटन्स थे। एक बटन के अंदर से येलो लाइट जलने लगी। मैंने उसे दबा दिया। Voice and fingerprint verification are successful. मुझे लिटरली लग रहा था कि मैं जेम्स बॉन्ड की मूवी में घुस गया हूँ। मुझे खुशी है कि फाइनली तुम घर आ गए और आफ्टर डेथ डिवाइस सबसे पहले तुम्हारे हाथ लगा, वरना तुम्हारी माँ के हाथ अगर ये लग जाता तो वो कार की चाबी समझकर दीवार पर टांग देती। टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी यह पहली नज़र में कार की सी लगी थी। एनीवेज, अब जो बात मैं तुमसे बताने वाला हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। तुम सबसे पहले रूम लॉक करो। डोर क्लोज करते ही रूम की सीलिंग में ब्लू लाइट्स जल गई। अब ये रूम साउंड प्रूफ हो गया है। ध्यान रखना पार्थिव, अब जो मैसेज तुम सुनने वाले हो वो ना तुम्हें किसी और डिवाइस में रिकॉर्ड करना है और ना ही किसी और को बताना है। कोई कितना भी क्लोज क्यों ना हो, तुम्हें ये मैसेज किसी को नहीं बताना। मैं तुम्हें मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए 30 सेकंड देता हूँ। 30 सेकंड देता हूँ? जाने के बाद तो ऑर्डर करना बंद कर दो पिताजी। मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं, आपको क्या पता चलेगा? सामने से कोई जवाब नहीं आया क्योंकि सामने कोई सुनने वाला ही नहीं था। 30 सेकंड पूरे हुए, अब मेरा मैसेज सुनो। अचानक मेरे पिताजी की आवाज रॉक सॉलिड से स्वीट एंड जेंटल हो गई। पार्थिव बेटा, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे बचपन से लेके अपने मरने तक तुमसे ठीक से बात तक नहीं कर पाया, पर इसके पीछे भी एक मजबूरी थी राजे। मैंने इस देश के हर नागरिक की सुरक्षा का जिम्मा अपने सर ले लिया था। ऐसे में मैं अगर अपने बेटे से मोह करने लगता तो कभी वो नहीं बन पाता जो मैं आज मरने से एक दिन पहले तक बना रह सका। मेरा मन सस्पेंस से भर गया। मेरे पार्थ, तुम्हारा होना मेरे लिए किसी मिराकल से कम नहीं था, क्योंकि मैं कभी चाहता ही नहीं था कि मेरा कोई बच्चा हो। लेकिन तुम्हारी माँ का कहना था कि अगर हम परिवार पूरा नहीं करेंगे तो आज या कल दुनिया की नजर में आ ही जाएंगे। मैं फिर शॉक्ड हुआ। मम्मी जानती थी कि मेरा बाप स्पाई था। तुम्हारी माँ मेरे काम की सच्चाई जानती थी। मेरे काम की वजह से उस औरत ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं बेटा, बहुत सहा है उसने। सहा तो तुमने भी बहुत है, बल्कि राजेश्वरी के पास कम से कम चॉइस तो थी कि मुझे छोड़ के चली जाती। वो कम से कम मेरे बदतमीजी भरे व्यवहार का कारण तो जानती थी। तुम्हारे पास तो वो चॉइस भी नहीं थी बेटा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखों से झरना बहने लगा। क्या बताऊं यार, शुरुआत में तो मैं तुमसे इस तरह बात करने की एक्टिंग करता था, पर धीरे धीरे ये एक्टिंग कैसे मेरा नेचर बन गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं खड़ूस आदमी का रोल प्ले करते करते कब सच में इतना खड़ूस हो गया समझ ही नहीं आया। मेरे पापा ने पॉज लिया तो मुझे फील हुआ कि ये वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। खैर, जो हो गया वो तो बदला नहीं जा सकता, जो होने वाला है उसे भी मैं टाल नहीं सकता। मैं इतनी तरफ से घिर चुका हूं कि कल का दिन मैं शायद ही देख सकूं। वैसे मैंने अपनी डेथ के ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि कॉज ऑफ डेथ ब्लड कैंसर ही बताया जाएगा, पर तुम फिक्र मत करो। सही समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी मौत कैसे हुई और किसकी वजह से हुई। अरे पर अब ध्यान से सुनो और मेरे आखिरी कुछ ऑर्डर्स फॉलो करो। तुम्हारी माँ ने बहुत दुख झेले हैं, इसलिए अब तुम उन्हें हर हाल में खुश रखना। ये तुम्हारा मिशन नंबर 1 है। तुम्हारा दूसरा मिशन ये है कि तुम्हें मेरे जैसा नहीं बनना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मजबूरी हो, तुम अपने बच्चों के सामने कभी कड़वे मत होना। मैं ऐसा तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ भी ऐसी सेम सिचुएशन आएगी। अगर तुम आर्मी ज्वाइन कर लेते तो शायद मेरे और तुम्हारे बीच की कॉन्वर्सेशंस कुछ अलग होती, पर खैर अब काश कहने का भी टाइम नहीं है। मेरा लास्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर भी सुनो। मैं आंखें पोंछने लगा। मेरा गला भर आया था। मुझे लगा कि मैं कहीं कुछ भूल न जाऊं, इसलिए मोबाइल निकाल कर वॉइस रिकॉर्ड करने लगा। जितना अथर्व तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है
वैसे ही श्रेया भी होनी चाहिए। श्रेया के पिता जो दिखते हैं वो वैसे नहीं है। उन्होंने एक समय हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत हेल्प की थी, पर अब उनकी प्रायोरिटी कुछ और हो गई है। तुम्हें अथर्व के साथ मिलकर उनकी खोज खबर रखनी होगी, उनकी एक्टिविटीज पर ध्यान रखना होगा। वो किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं और किस किस देश से उनके पास कॉल्स आती हैं, इसका ट्रैक अब तुम्हें रखना होगा। सर्वेलेंस में तुम्हारी हेल्प करने के लिए इस बेड के अंदर कुछ डिवाइसेस रखे हैं, उन्हें अच्छी तरह यूज करना। अब चलता हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। वैसे तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि तुम मुझे माफ कर सको, पर कोशिश करना कि मुझसे नाराज न रहो। तुम्हें मुझे कोसने की जरूरत ना पड़े, मैं उसी में अपनी मुक्ति समझ लूंगा। जैसे तुमसे बात की है, ऐसा ही अथर्व के लिए भी मैंने एक मैसेज छोड़ा है, पर वो तुम्हें बेड के अंदर ही मिल जाएगा। अपना ध्यान रखना बेटा। अरे पर आपको किसने मारा? क्या हुआ वो तो कुछ बताइए। The one-time message has been completed. मैसेज बंद हो गया। मैंने कार कीज में जितनी भी बटन्स थे वो सब दबा दिए, पर कुछ नहीं हुआ। मैंने मोबाइल में जो रिकॉर्ड हुआ था उसे दोबारा सुनने की कोशिश की। मोबाइल से सिवाय घुर घुर के कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने बेड खोला। अंदर कुछ टूटे फूटे हेडफोन्स रखे थे और एक पेन ड्राइव थी जिसके ऊपर धूल और लकड़ी के डस्ट की परत जमी हुई थी। मेरे पापा ने जानबूझकर सब कुछ ऐसे रखा था कि कोई देख भी ले तो इसको इस्तेमाल न करे। मैंने अथर्व को कॉल किया। भाई तू कहाँ है? जल्दी घर आ जा। हेलो, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रहा है? भाई मेरे पापा की डेथ हुई है। अब रो भी ना। ओ हाँ, चुप हो जा भाई, चुप हो जा। फॉर्मेलिटी मत कर, यहाँ तेरे लिए कुछ है। अभी नहीं आ सकता यार, यहाँ पंगा हो गया है। क्या हुआ मम्मी को? अरे मम्मी को नहीं, आंटी तो सो गई है यहाँ गंगाराम में। क्या हुआ स्वीटी को? भाई स्वीटी को तो वही हुआ है जो डॉक्टर ने बताया था, पर अबे लवड़ू क्या कैसे हुआ बता ना एक बार में, बात क्यों खींच रहा है? सॉरी, चिल्ला मत भाई, बीपी हाई हो जाएगा। नहीं चिल्ला रहा, आराम से बात कर रहा हूँ। बोल क्या हुआ? बात यह है कि वो सुहानी को भी वही हो गया है जो स्वीटी को हुआ था। यार मैंने उस टाइम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि स्वीटी को क्या हुआ। तू सुहानी का बता, क्या हुआ उसे? देख, ज्यादा फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, बस यूरिनल इन्फेक्शन है, थोड़ी सी स्वेलिंग है और अभी और भी? हाँ, वो इन्फेक्शन, स्वेलिंग और क्या बताया था उन्होंने, डिप्रेशन। नहीं, वो औरतों वाली बीमारी। अब तो नंदू मत बन, या डॉक्टर से पूछ के आ या रुक, मैं आता हूँ वहीं। अबे पागल है क्या? तेरे पापा की डेथ हुई है अभी, तू वहीं रह, मैं हैंडल कर लूंगा, पैसे भी मेरे पास ही हैं। अच्छा तू हैंडल कर लेगा? हाँ, तू चौथे की तैयारी कर, मैं इधर देखता हूँ। भाई चौथा कल या परसों होगा। अबे हाँ, तभी तो बोला कि आज तैयारी कर। जा, सब ठीक हो जाएगा भाई, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, समझा? अथर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। स्वीटी को जैसे ही होश आया उसे इमरजेंसी से ओपीडी में शिफ्ट कर दिया गया था। अथर ने ड्रामा किया था कि उसे सुहानी की थर्ड बीमारी के बारे में नहीं मालूम। उसके पास ब्रिटिश नंबर से कॉल आने लगी। हेलो श्रेयू, तुम्हें पता है क्या हुआ? वाओ, तुम्हारी आवाज सुनकर इतना अच्छा लग रहा है कि can't explain in words. अरे वो तो ठीक है, पर मैं जो न्यूज़ दूंगा ना वो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। पार्थिव के पापा नहीं रहे। Oh my God, पार्थिव तो तुम्हारे पापा को पापा कहता था। इसका मतलब? अरे नहीं यार, मेरे वाले नहीं, उसके ऑर्गेनिक पापा की बात कर रहा हूँ। उन्हें ब्लड कैंसर था ना। Oh, sad. Anyways, वो ठीक है ना? जब भी उसके फादर की बात होती थी तो चिढ़ जाता था बेचारा। हाँ यार, चिढ़ तो जाता था। अपने पापा को कभी पापा नहीं बुलाया उसने, पर पता नहीं क्यों अभी फ़ोन पे बात हुई तो रो रहा था। हाँ, तुम उससे फोन पर बात क्यों कर रहे थे? उसके पास जाओ, कंसोल हिम। 2 दिन की छुट्टी ले लो ना उसके लिए, वो भी तो तुम्हारे लिए कितना कुछ करता है। श्रेयू काम डाउन। मैंने उसे अभी घर भेजा है और मैं हॉस्पिटल में हूँ क्योंकि स्वीटी और सुहानी दोनों एडमिट हैं। स्वीटी का ठीक है, पर सुहानी को क्या हुआ? वो NAFLD, नाफल्ड प्लस यूरिन इन्फेक्शन। ये तुम स्वीटी की तरह क्यों बात कर रहे हो? तुम दोनों में फिर से अफेयर हो गया क्या? अरे नहीं यार, NAFLD ही लिखते हैं,
शॉर्ट में इसके लीवर में फैट जम गया है। 1 मिनट। अथर्व गूगल करने लगा। तभी नर्स उसके पास आई। अर्थव किसका नाम है यहाँ पर? अर्थव, अर्थव। अर्थाव नहीं, अथर्व। अथर्व नाम है मेरा। बोलो क्या हुआ? मैं घर पे अपने पापा का लास्ट मैसेज सुनकर रो चुका था और उधर हॉस्पिटल में अथर्व नर्स को अपने नाम का सही प्रोनाउंसिएशन समझा रहा था। अर्थव किसका नाम है? अर्थव किसका नाम है यहाँ पर? अर्थव? अर्थव नहीं, अथर्व हूँ मैं। मेरा नाम अथर्व है। तुम जो भी हो, तुम्हारी 2 पेशेंट है ना अंदर। हाँ है तो सही। क्या हुआ उन्हें? जाओ जाके डॉक्टर से पूछो। जाओ, डॉक्टर बुला रहे हैं तुम्हें। बुला रही है मतलब? डॉक्टर लड़की है ना? अरे देखो भाई, कान मत खाओ। अंदर जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो भाड़ में जाओ। मुझे और भी काम है, समझे? इंक्वायरी काउंटर बना के रखा है ना। हट। नर्स ने अथर्व की सारी धूल उड़ा दी। अथर्व डरते डरते ओपीडी में गया। उसका डाउट सही था। डॉक्टर श्रुति सुहानी के पास खड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक प्रॉपर बोर्ड था। श्रुति की बैक अथर्व की तरफ थी। परेशान होने की बात नहीं है, बस मेडिसिन लेते रहना और बाहर का कुछ भी नहीं खाना। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। सुहानी उनकी बात सुनकर मुंडी हिलाई रही थी कि उसकी नजर अथर्व से मिली। श्रुति ने भी पीछे मुड़ के देखा और अथर्व का मजाक उड़ाने लगी। ओह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हेलो, हाय श्रुति। इट्स डॉक्टर श्रुति। आई एम नॉट योर फ्रेंड, कॉल मी डॉक्टर। अरे पर इतना गुस्सा क्यों? मेरी बात तो सुनो। माइंड योर लैंग्वेज। बात सुनो क्या होता है? ऐसे बात करते हैं डॉक्टर से? अरे आप जैसे कहोगे मैं वैसे बात कर लूँगा, पर पहले बात तो करो। मतलब करिए। विद रिस्पेक्ट मैम। डॉक्टर मैम, बात करिए। श्रुति ने मजाक को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, 10 मिनट बाद मेरे ऑफिस में मिलो। थैंक गॉड। गॉड सुनते ही श्रुति फिर से घूरने लगी। आई मीन थैंक यू डॉक्टर श्रुति। वैसे सुहानी और स्वीटी ठीक तो हो जाएंगी ना? सुहानी तो मुझे याद है कि पार्थिव की गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये स्वीटी? गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ। उसने भाग के शादी कर ली। वाओ, सच अ डेयरिंग मैन। वरना आजकल के लड़के तो बस प्रॉमिसेस करते हैं और फिर बिना बताए भाग जाते हैं। माय डियर डार्लिंग डॉक्टर ध्रुति, आई मीन श्रुति, मुझे एक्सप्लेन करने का चांस तो दो। मैं सब समझा दूंगा। श्रुति ने हाँ में सर हिलाया और चली गई। उसके जाते ही अथर्व ने सुहानी से पूछा, क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है बस। बस? इसे तू बस कहती है? 5 फीट लंबा नाम है इस बीमारी का और तू इसे बस कहती है? तू टेंशन मत ले, बस पार्थिव को मत बताइयो। उसे तो मैंने बता भी दिया। बेचारा यहाँ आने के लिए कह रहा था और रो भी रहा था। सीरियसली यार, तू इतना इनसेंसिटिव कब से हो गया? अरे मैं तो बचपन से ही ऐसा हूं ना। तू ये बता कि इस डिसीज में होता क्या है? आई मीन तू बच तो जाएगी ना? शट अप यार अथर्व। मेरे लीवर पर फैट जमा हो गया है, जंक फूड खाने से, कोलेस्ट्रॉल हाई होने से, या ओह गॉड। व्हाट? क्या हुआ? कितना टाइम बचा है तेरे पास? अबे डफर, वो नहीं, मेरे पापा को डायबिटीज है। मुझे भी हो गई तो? डायबिटीज वो शुगर? अबे तू कहाँ 5 फीट लंबी बीमारी से सीधे 1.5 फीट पे आ गिरी? और डायबिटीज का तेरे लीवर के मोटे होने से क्या लेना देना? होता है, टाइप 2 डायबिटीज हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए वीक होती जा रही थी मैं, और मुझे लग रहा था कि पंजाब का पानी सूट नहीं कर रहा। अबे धीरे बोल। अगर स्वीटी ने पंजाब के पानी की बुराई सुन ली ना तो इसी पोजीशन में तेरा केओ कर देगी। क्या कर देगी? केओ? अरे नॉकआउट। वीडियो गेम नहीं खेलती क्या? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं पढ़ती थी, तुम्हारी तरह आवारा नहीं घूमती थी। अबे पागल औरत, अगर मैं आवारा घूमता तो वीडियो गेम कैसे खेलता? एनीवेज, बस इतना ध्यान रखियो कि अगर पार्थिव से बात हो ना तो उससे बोलना कि ये डिसीज सिर्फ लड़कियों को ही होती है, ठीक है? व्हाट नॉनसेंस, ये तो किसी को भी हो सकती है, ऐसा क्यों कहना है? अबे यार, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया है कि तुझे वही औरतों वाली बीमारी हो गई है। मुझे ठीक होने दे, इस बार बेलन से तुझे मारूंगी। अच्छा ठीक है, मार लियो। तुझसे पिट की प्रैक्टिस कर लूंगा ताकि श्रेया से पिटने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा सुनना, मैं बाहर जा रहा हूँ,
तेरे लिए कुछ लाना है? हैं? तू बाहर नहीं, डॉक्टर श्रुति के ऑफिस जा रहा है ना? हाँ देवी, ऑफिस इस ओपीडी के बाहर ही है ना, तो बाहर जा रहा हूँ। कुछ लाना है कि नहीं? ओह, मुझे लगा तू हॉस्पिटल से बाहर जा रहा है। अरे यार, कुछ लाना है तो बता। चिल्लाता क्यों है? फ्रूट्स ले आइयो, रिच फाइबर फ्रूट्स। अतर को रिच और फ्रूट्स तो समझ गया, लेकिन इसमें फाइबर कैसे डालना था ये उसके पल्ले नहीं पड़ा, और ना ही उसने पूछने की जरूरत समझी। वो श्रुति से मिलने चल दिया। यहां मैं पिताजी के मैसेज को सोच सोच कर इमोशनल हुआ जा रहा था कि बाहर से हथौड़ा चलाने की आवाज आने लगी। मैं गेट खोलकर बाहर निकला। अरे अरे ताऊ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बाप के बड़े भाई मेरे रूम की दीवार तोड़ रहे थे। उनके हाथ रुके, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर ऐसे स्माइल की मानो उनकी चोरी पकड़ी गई हो। अरे तू घर पे ही है बेटा, मुझे तो लगा कि कहीं बाहर चला गया। कैसे जाता? गेट पर तो आप बैठे थे, छत से कूदने का ऑप्शन भी नहीं था। ताऊ जी ने इधर उधर देखा कि कोई तीसरा दिख जाए तो वो उससे बोल सके कि बेचारे को सदमा लग गया है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली घर के अंदर सिर्फ वही आए थे। आप मेरा घर क्यों तोड़ रहे हैं? घर? ओह, ये दीवार? अरे ये टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई थी, इसलिए सोचा। आप इसे तोड़ के सीधा करेंगे? नहीं नहीं, देख बेटा, इधर आ। इधर से 3 सूत टेढ़ी जा रही है और इधर से आड़ी है। ताऊ जी, आप मिस्त्री हो? अरे नहीं बेटा, मिस्त्री तो मेरे अंडर काम करते हैं, मैं ठेकेदार हूँ। लखीमपुर खीरी में सारी बिल्डिंग्स हमारी कंपनी ने ही बनाई है। लक्ष्मीपुर में बिल्डिंग्स है? सच में? बेटा लक्ष्मीपुर नहीं, वो तो 200 किलोमीटर दूर है। मैं लखीमपुर खीरी की बात कर रहा हूँ, वो जो लखनऊ के पास है। मैं ताऊ जी को टारगेट कर रहा था। मैं इन्हें इतना ट्रोल करना चाहता था कि या तो ये अभी के अभी यहां से चले जाएं, या इनके 3 मोटे बच्चे मुझे पकड़ के पीट दें। तो आप वहां रहते हो, खीरी में? नहीं नहीं, हम तो गाजियाबाद रहते हैं। ये राकेश मार्ग है ना अपना। उन्होंने अपना राइट हैंड उठाकर ऐसे ही हवा में एक डायरेक्शन की तरफ उंगली की। मैं उसी तरफ देखने लगा। कहाँ है? अपनी गली में तो कोई राकेश मार्ग ही नहीं है। तू बेकार की बहस मत कर, तुझे अब जिम्मेवार होना है बेटा। लड़कपन के दिन गए, जब बाप का साया उठ जाए तो बेटे को घर की जिम्मेवारी संभाल लेनी चाहिए। उसी जिम्मेवारी से मैं पूछ रहा हूँ ताऊ जी, आप मेरा घर क्यों तोड़ रहे हैं? ये रूम भी मेरे घर का पार्ट है ना। अरे बताया तो, ये दीवार 3 सूत। चल जाने दे, तू जा, तैयार हो जा, हमें निकलना है। आपको निकलना है तो मैं क्यों तैयार हूँ, आप होइए। वैसे तो आप तैयार ही लग रहे हैं। ताऊ जी के गले में सोने की चैन थी। 8 में से 5 उंगलियों में सोने की अंगूठियां थी, जिनमें इन्फिनिटी स्टोन्स जैसे कुछ नग लगे हुए थे। तू समझ नहीं रहा, बोले जा रहा है बस, सुन ले थोड़ी सी। तेरा बाप भी ना सुनता था, देख क्या हो गया। तो जो सुनने वाले लोग हैं वो कभी मरते ही नहीं है। बढ़िया है, ऐसे तो अपने 8 पॉडकास्ट के लिसनर्स अमर हो जाएंगे। अरे खार बुद्धि, फिर बकवास पेलने लगा। घर में मातम छाया है और इसे ज्ञान बांटना है। जा जल्दी तैयार हो जा, तुझे चलना है हमारे साथ। मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे अपने पिताजी की यादों में रहने दो। सुन रहा ना सुन रहा, मेरे बेटे जैसा है तू, और बदतमीजी करेगा इतने जोर का झापड़ मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी। फाइनली वो बॉइलिंग पॉइंट आ गया। मार लो ताऊ जी, आज मेरा बाप नहीं है ना यहाँ, तो मार लो आप, कर लो अपनी मन की। अपने बच्चों को तो कुछ बोलोगे नहीं आप, वहाँ पापा की फोटो के सामने बैठ के मोबाइल में फौजी खेल रहे हैं। ताऊ जी ने एक बार पलट के बाहर की तरफ देखा, फिर मुझे मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन रास्ते में ही रुक गए। उनके हाथ में हथौड़ा था, अगर वो मेरे सर पे मार देते तो हमारी फैमिली का 1 विकेट और गिर जाता, पर ताऊ जी ने ऐसा नहीं किया। मेरी सारी मेहनत फेल हो गई। वह थोड़ा स्टेज के पास रख के भुनभुनाते हुए बाहर निकल गए। आजकल के लौंडों से कुछ कहना ही बेकार है। बेंचो, हम तो अपनी ताऊ की आवाज सुन के पैंट में मुंह दे देते। हमारे यहाँ बाथरूम बना हुआ है, इसलिए मैं पैंट्स में सूसू नहीं करता। मेरी बात का जवाब देने के लिए वो नहीं रुके, लेकिन 2 मिनट से भी पहले सुनीता आंटी आ गई।
अरे क्या कर रहा है तू बेटा, जल्दी तैयार हो, तेरे लिए सफेद धोती कुर्ता लाए तेरे ताऊ जी। सॉरी आंटी, पर आप तो ऐसे खुश होके बता रहे हो जैसे सफ़ेद रसगुल्ला लेकर आए हो। मैं क्या करूँगा सफ़ेद धोती का, कार्यक्रम तो कर लिया ना उनके बच्चों ने। आंटी मेरे पास आई। उन्होंने मुझे ठीक वैसे ही देखा जैसे तारे ज़मीन पर वाले बच्चे को उसकी मम्मी देखती थी। आंटी ने मेरे सर पे हाथ फेरा और प्यार से बोली, बेटा गुस्सा नहीं कर, मैं जानती हूँ तू गुस्सा है सबसे, और सिर्फ चिता को अग्नि देना ही सारा क्रियाकर्म नहीं होता, अस्थि विसर्जित भी करनी होती है। वहाँ पिंडदान देना होता है, फिर चौथा होता है, उसके बाद 10वीं, फिर 13वीं, उसके बाद भोज, तब जाके सारे काम पूरे माने जाते हैं। फिर उसके बाद हे भगवान, इसके आगे भी होता है? बेटा हमारे यहाँ तो 17वीं भी होती है, पर तुम्हारा नहीं पता। तू तैयार हो जा, तेरे ताऊ जी गाड़ी से गढ़गंगा जा रहे हैं। वहाँ क्या करेंगे? वहाँ अस्थियाँ विसर्जित करेंगे और फिर गंगा स्नान होगा। जब वहाँ स्नान होगा तो मैं यहाँ क्यों नहाऊं सर्दी में? सुनीता आंटी ने मेरे कान पे एक थप्पड़ मार दिया।